हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी विमीय विधि से दिए गए एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज इस क्लास में हम विमीय विधियों के जो उपयोग अनुप्रयोग उसमें दूसरा मेथड देखेंगे। और दूसरा मेथड क्या है? दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना। अब देखो, सेकंड मेथड है वो कौन सा होगा कि सूत्र की सत्यता की जांच। ये किस तरह से होगा? नॉर्मल मेथड है कि इसमें जांच कैसे करेंगे। अब जांच में ये होती है कि हमें कोई भी एक सूत्र दे रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सूत्र मान लेते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। ये एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है? ये आदर्श गैस की अवस्था समीकरण होती है, पीवी बराबर एनआरटी। अब यहां पर इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है तो हमें सारी टर्म्स पता है। मतलब ये है, पी दाब है, वी आयतन है, एन है मोलों की संख्या, आर है वो क्या है गैस नियतांक, और टी क्या है ताप। तो इन सब की विमाएं हम अलग अलग निकालेंगे। फिर इस सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करनी है कि ये सूत्र सत्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इसकी दो साइड है। एक तो देखो इक्वल के उधर देखते हैं राइट हैंड साइड, और इधर वाला कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो कौन सा हो गया? आरएचएस ये वाला, और ये वाला क्या हो गया? एलएचएस। इसका मतलब ये सूत्र तब सत्य होगा जब एलएचएस की विमा बराबर होगी किसके? आरएचएस की विमा के। जब दोनों की विमीय सूत्र या विमाएं बराबर आ जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिया गया सूत्र क्या है? सत्य है। ध्यान में रखना, सूत्र की सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? एलएचएस की विमा बराबर होगी आरएचएस की विमा, दोनों साइड। तब हम कह सकते हैं कि कोई भी सूत्र है उसका विमीय सूत्र क्या होगा? एकदम वो सूत्र सत्यता की जांच में खरा उतरता है इस तरीके से। अब ध्यान देना, यहां पे एक बात बताता हूं मैं। विमाएं होती है वो गुणा और भाग किया जा सकता है। विमाओं का गुणा और भाग, देखो यहां पे ये गुणा में है सारी, तो इनकी विमाओं का गुणा किया जा सकता है। कैसे? एग्जांपल के लिए मान लो दाब की कोई भी विमा होती है। जैसे दाब की विमा क्या होती है? दाब होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। m1 l कितना आएगा? m1 l1 t-2, ये तो किसका आता है? बल का। अपॉन में नीचे क्षेत्रफल आएगा l2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो m1 l-1 t-2 दाब दिया। आयतन के लिए तो क्या होगी? l3 आ गई ना। ये आयतन की विमा है मीटर क्यूब की l3। अब देखो ये दोनों अलग अलग विमीय सूत्र है, और विमीय सूत्र में इन विमाओं को जब गुणा में होती है तब हम इनको जोड़ सकते हैं। कैसे? देखो आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। तो गुणा और भाग वाली कंडीशन में भाग में होगा तो हम क्या ले जाएंगे? उसको ऊपर ले जाएंगे विमा को, नेगेटिव बना के घात को, फिर भी कर सकते हैं। तो गुणा और भाग किया जा सकता है विमाओं का, लेकिन योगफल नहीं किया जा सकता। सपोज करो यही फॉर्मूला ऐसे होगा कि p प्लस v। अब p प्लस v होगा तो p की विमा ये थी। p की विमा कौन सी है? m1 l-1 t-2 प्लस में और ये आ जाएगी l3। इस सिचुएशन में क्या आप इन घातों को जोड़ सकते हो प्लस लगा के? नहीं कर सकते। तो सिंपल बीजगणितीय मैथ का फॉर्मूला है कि जब आधार समान हो और योगफल के रूप में हो तो घातों में कोई भी योगफल जोड़ना घटाना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ गुणा और भाग में ही हो सकता है। अब ये इस तरह का सिचुएशन है, अगर दो राशियां आपस में जुड़ी हुई है तो उनकी विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से उनकी विमाएं डिसाइड करेंगे, वो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई भी दो राशियां योगफल के रूप में हो, जैसे a प्लस b, और इन दोनों का योगफल है वो किसके बराबर है? z के बराबर। दो राशियां हैं, एक भौतिक राशि है a और एक भौतिक राशि है b, दोनों का योगफल कर दिया और योगफल करने से तीसरी राशि आ रही है z। तो इन तीनों की विमाएं कैसे फाइंड आउट होंगी? तो इन तीनों के लिए क्या सिचुएशन होगी कि इसकी अलग से विमा, मतलब a की विमा वो किसके बराबर होगी? b की विमा के बराबर। b की विमा जब दोनों की विमाएं बराबर होगी तभी उन्हीं राशियों का योगफल हो सकता है। ध्यान देना, दो राशियों का योगफल कब होगा? जब उनकी विमाएं क्या हो? बराबर हो। और फिर इन दोनों के योगफल की विमा भी इनकी अलग अलग विमाओं के योग के बराबर होगी। मतलब इनके योगफल, दोनों के योगफल करने से कौन सी राशि आ रही है? z। तो इसमें z की विमा भी क्या होनी चाहिए? इनके बराबर होनी चाहिए, तभी इनका योगफल पॉसिबल है, वरना योगफल नहीं कर सकते दो राशियों में। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेके, जैसे एग्जांपल ये है कि p प्लस a बटा v स्क्वायर इनटू में v माइनस b इज इक्वल्स टू rd।
ये आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। एग्जांपल है p प्लस a बटा v स्क्वायर इंटू में v माइनस b आर टी। अब यहां पे देखना दो आपको बहुत सारी भौतिक राशियां दे रखी है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि a व b की विमा याद करो, a व b की विमा। अब ये हमें ज्ञात करनी है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो क्या हम इस पूरे की विमा लिखें? इसके पूरे की विमा लिखने के लिए हमें दाब की विमा पता होनी चाहिए। ये आयतन आ गया, आयतन की विमा इसकी नहीं पता, फिर आयतन की पता है, बी की नहीं पता, गैस नियतांक का मात्रक पता है और इसकी विमा निकाल सकते हैं और ताप की विमा निकाल सकते हैं। तो इस पूरे की विमा गुणा में इसकी विमा बराबर इसकी विमा, तो एलएचएस की विमा बराबर आरएचएस की विमा, ये तो है सूत्र की सत्यता की जांच करना। लेकिन यहां पे देखो भौतिक राशियां अलग अलग, दो भौतिक राशियां गुणा में है, लेकिन उनके अंदर भी ये दोनों किसमें है? योगफल में है ना यहाँ पे। तो दो राशियां योगफल में होंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि दो राशियों का योग तभी पॉसिबल है जब दोनों की अलग अलग विमा भी क्या होगी? बराबर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि P की विमा किसकी विमा के बराबर होगी? a बटा v स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, तभी इनका योगफल पॉसिबल है। तो पहले इसे देखते हैं, तो P की विमा बराबर होगी a बटे a की विमा बट्टे में v स्क्वायर की विमा, क्योंकि दो अलग अलग राशियां बट्टे में है ना, तो बट्टे में एक, तो बट्टे में एक, ये तभी पॉसिबल होगा। अब यहां पर देखो हमने इन दोनों की बराबर क्यों करी कि इसकी इसके बराबर कर देंगे। ये तब होती है जब योगफल या घटाने प्लस या माइनस का साइन आता है, कि दो राशियां तभी जुड़ सकती है या घट सकती है जब दोनों की अलग अलग विमाएं भी क्या हो? आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे देखो जुड़ रही है, ये थोड़ी जुड़ रही है, ये तो एक पूरी की पूरी राशि है ना, गुणा और भाग वाली तो उसके साथ में ही होती है, क्योंकि इनका विमाओं का गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन ये अलग राशि है, तो इसकी विमा इस पूरी राशि की विमा के बराबर होगी, तभी इनका योगफल पॉसिबल है। तो ये हमने लिख दिया। अब हम P की विमा निकाल सकते हैं, कैसे? P दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा होती है m1 l-1, क्योंकि l-1 नीचे रहेगा ना, t-2, ये दाब की विमा होगी बराबर a की विमा, ये हमें निकालनी है, और आयतन की विमा v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर मतलब l3, आयतन की विमा l3 होती है, और l3 की स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या रहेगा? इसकी भी स्क्वायर। ये आयतन की विमा l3 और फिर इसकी भी स्क्वायर l6 इधर आएगा, तो किसमें आएगा? l6 गुणा में आपके क्या बनेगा? m1 l6 इधर आ गया, 6 और -1 5, और t-2, ये किसकी विमा आ गई? a की विमा। तो यहां से हमने ये डिसाइड कर ली, a की विमा निकाल सकते हैं, मतलब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं। अब b की पूछ रहा है, तो b किसके साथ है? इस राशि के साथ। ये दोनों नेगेटिव हो रही है, यहां से माइनस हो रहा है, ये कब पॉसिबल है? दोनों का व्यवकलन या फिर माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों की विमाएं अलग अलग बराबर हो। b की विमा b की विमा के बराबर होगी, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों का घटा सकते हैं। तो यहां से b की विमा किसके बराबर होगी? तो b की विमा बराबर होगी आयतन की विमा, और आयतन की विमा कितनी होगी? l2। तो ये आंसर आ गया, a की विमा ये आ गई और b की विमा ये आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि दो राशियों का योगफल तभी पॉसिबल है जब उनकी विमाएं क्या हो? बराबर। क्लियर है? मैं आपसे आपको और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, तो उसके बाद में देखेंगे हम आगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए। एक क्वेश्चन है, देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, p बराबर b माइनस x स्क्वायर अपॉन में 80, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें a व b की विमा बतानी है। a और b की विमा निकालने के लिए ये p हमें दे रखी है, तो p क्या दे रखी है? पावर, शक्ति। ये a दे रखा है, a की विमा निकालनी है, t दे रखा है वो है टाइम, और x दे रखा है वो क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट। ये दे रखे हमें क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि p है वो पावर है, शक्ति है, x है वो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और t क्या है? टाइम। तो a व b की विमा याद करो। तो ये निकालने के लिए अब देखो, इसको हम दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच वाला लगाए, तो LHS की विमा बराबर होगी RHS की विमा, निकाल सकते हैं। यहां पे हमें a व b दो अननोन राशि है, तो दो अननोन राशियों की विमा ही नहीं पता, तो कैसे करें? तो अब चलते हैं हम दाहिनी साइड में, RHS वाले। RHS में देखते हैं, ये दोनों योगफल के रूप में, ये दोनों राशियां योगफल में, इसका माइनस में इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों राशियों की विमा तभी जुड़ सकती है जब b की विमा किसकी विमा के बराबर हो? x स्क्वायर की विमा के बराबर। तो यहां से b की विमा किसके बराबर कर देंगे कि b की विमा बराबर होगी x स्क्वायर, और x की कितनी होती है? l2। x की डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की l हो जाएगी, इसकी स्क्वायर कर देंगे l2 आ गई, ये तो b
विमा आ गई। अब इन दो, ये b की विमा आ गई यहाँ पे, और ये x स्क्वायर की विमा आ गई। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इस पूरी राशि की विमा क्या होगी। तो पूरी राशि की विमा, जब दो राशियां जुड़ती और घटती हैं तो उनकी विमा भी अलग अलग राशियों की विमा के योग के, अलग अलग राशियों की विमा के बराबर होगी। जैसे ये b की विमा बराबर होगी किसके, x स्क्वायर की विमा के, और इसके बाद में ये किसके बराबर होगी, इस पूरी b माइनस मतलब इनका व्यवकलन या घटाने की विमा के बराबर। मतलब पूरी की विमा ही किसके बराबर आएगी, पूरी की विमा L स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि जब b की विमा ये है तो इसकी विमा भी क्या आएगी, L स्क्वायर। ऊपर वाले की L स्क्वायर शक्ति की कितनी होती है, कार्य करने की दर, तो शक्ति की विमा होती है ये वाली, कार्य की विमा होती है m1 L2 t-2, और बटे में दर आएगा, नीचे समय आएगा, तो समय ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -3, क्योंकि नीचे समय आएगा और -1 हो गया -3, ये बराबर होगी। ऊपर वाले की विमा कितनी है L2 बटे में a की निकालनी है इनटू t, तो a की विमा तो यहां पे आ जाएगी इनटू t आ जाएगी, t की विमा ये आ जाएगी यहां से। अब देखो इसकी निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो a की विमा कितनी हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी यहां से, a की विमा बराबर होगी, ये यहां से लेंगे तो L2, नीचे ये आ जाएगा कितना आ जाएगा m1 L2 t-3 इनटू में t1, ठीक है। L2 से L2 कैंसिल, ऊपर जाएगा m की घात -1 और t की घात कितनी होगी -2, देखो -3 और 1 -2, ऊपर जाके प्लस की 2, तो ये बन जाएगी m-1 L0 t-2, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 2, L है नहीं 0, तो ये आ जाएगी इसकी विमा आ जाएगी a की विमा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, निकालना ट्राई करना, क्वेश्चन का सेगमेंट एक अलग से लेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे 1.5 घंटे का पूरा सेगमेंट, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट अब चलते हैं हम तीसरे सेक्शन में। तीसरा जो हमारा इसका जो अनुप्रयोग होगा, विमीय विधि का अनुप्रयोग, वो है दिए गए समीकरण या दिए गए प्रतिबंध से सूत्र स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है दिए गए प्रतिबंध से सूत्र स्थापित करना। अब देखो प्रतिबंध क्या होगा, मान लो हमें कोई भी एक भौतिक राशि देगा, कि एक भौतिक राशि कोई भी दे दी, वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है, कोई भी अन्य राशि, जैसे कोई भी 2-3 राशियां दे दी। एग्जाम्पल के लिए एक भौतिक राशि मान लेते हैं f दे रखी है, और वो 3 राशियों पर निर्भर करती है, 3 राशियों पे किस पे, थीटा r v, इन पे निर्भर करती है, ठीक है। थीटा r v इन सब बातों पर निर्भर कर रही है कि एक भौतिक राशि f है वो इन पर निर्भर कर रही है। तो इसका सूत्र बनाओ, तो सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास देखो आपको पता होगा स्टोक्स का फॉर्मूला होता है, स्टोक्स में बल क्या होता है, F बराबर 6 पाई थीटा RV, यही होता है ना, 6 पाई थीटा RV। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि ये स्टोक्स के द्वारा बल, उत्प्लावन बल का सूत्र आता है 6 पाई थीटा RV, यहाँ पे ये निकालते हैं कि एक भौतिक राशि F है वो किन पर निर्भर कर रही है, थीटा पे निर्भर कर रही है, R पे निर्भर कर रही है और V पे निर्भर कर रही है। अब इसका सूत्र स्थापित करना है विमीय विधि द्वारा। तो करने के लिए आपको क्या करना है कि जो राशि जिन पर निर्भर करती है उनको समानुपाती कर दो। मान लो ये बल है वो समानुपाती होगी किसके, थीटा के, इनके गुणनफल के R के और V के, और इनकी घात दे दो। इसकी घात कितने मान लेते हैं, इसकी घात मान लेते हैं A, इसकी घात B और इसकी घात C, कि F है वो समानुपाती होगा थीटा की घात A, R की घात B और V की घात C। घात क्यों लिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि फॉर्मूले में हमें पता है, हमें फॉर्मूला जो भी होगा बन के आएगा वो ठीक है, लेकिन हमें ये बात पता है कि बल है वो इन बातों पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। इनकी घात थोड़ी पता है कि एक की घात अंडर रूट आएगी, 1/2 आएगी कि 1 की स्क्वायर आएगी, नहीं कर रहा ना। तो हमने क्या मान ली, इनकी घातें ABC मान ली, ABC मान ली। अब क्या करेंगे, अब हमें जितनी भी भौतिक राशियां उनकी विमीय सूत्र पता होनी चाहिए। जैसे बल का विमीय सूत्र कितना होता है, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 t-2, इधर कर दो समानुपाती। ईटा होता है श्यानता गुणांक, इसका होता है m1 L-1 t-1, कल निकाला था लास्ट वाले लेक्चर में, तो वो देख लेना। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था ये इस तरह से निकालते हैं। इसकी घात कितनी करनी है, a। r होती है दूरी की कितनी हो जाएगी, L1 की घात कितनी हो जाएगी, b, और ये होता है b वेट मीटर प्रति सेकंड, तो हो जाएगा L1 t-1 की घात c। अब क्या करना है, इधर से इनको जोड़ दो, देखो गुणा में है ना, गुणा में और आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, तो इधर वाला तो ऐसा कैसा रहने दो, m1 L1 t-2 समानुपाती होगा m की घात, इसको गुणा करो a, और कोई यहाँ पे क्या तो m की घात आ जाएगी, l की घात देखो -1, फिर यहाँ पे प्लस में b और यहाँ पे प्लस में
में सी आ गई ना। घात समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। फिर टी की घात इधर माइनस है, इधर है नहीं, और इधर कितना रहेगा माइनस सी, ये आ गई। अब क्या करनी है, दोनों साइड जब विमाएं समान हो तो विमीय सूत्र समान बराबर समानुपाती आ रहा है तो उनकी विमाएं क्या करनी है, आपको बराबर कर दो। मतलब m की विमा जितनी दे रखी है उसको इसके बराबर कर दो, तो a का मान कितना आ रहा है 1। फिर a बराबर किसके होगा, माइनस a प्लस b प्लस c, और यहां से इसका मान कितना आ रहा है -2, तो -2 बराबर होगा माइनस a माइनस c। यहां से देखो a की वैल्यू आ गई, यहां पे रखो -1, क्योंकि a की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगी -1 इधर आएगा प्लस का 1 और -1 इससे काटेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, a की 1 c की 1 b निकाल लेते हैं, तो a की 1 -1 c की +1 -1 प्लस 1 कटेगा तो b बराबर भी कितना आ रहा है 1। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, a 1 आ रहा है, b की मान 1 आ रहा है, c का मान 1 आ रहा है। तो जब भी हम सूत्र स्थापित करते हैं तो उसमें हमें विमीय मान पता लग जाते हैं। अब वो विमीय मान उस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो f समानुपाती क्या है, थीटा की घात 1 r की घात 1 और b की घात 1, तीनों की घात 1 आ गई। समानुपाती को हटाएंगे तो यहां पे आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना मान लेते हैं, तो कांस्टेंट मान लेंगे f बराबर k * ईटा rb। अब यहां पे बस एक ही ड्रॉबैक होता है कि हमें इस कांस्टेंट का मान पता नहीं लगता है। अगर इस कांस्टेंट का मान पता लग जाए तो देखो ये तुल्यांक वाला सूत्र स्थापित होगा कि नहीं, f बराबर 6 पाई ईटा rb। यदि k की वैल्यू k बराबर 6 पाई हो तो f बराबर कितना आ जाएगा 6 पाई ईटा rb। आ रहा है क्या फॉर्मूला, स्टोक्स बल, इसको बोलते हैं स्टोक का फॉर्मूला, जो किसमें काम में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में काम में आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी राशि का क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र स्थापित कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको जल्दी से फटाफट, और उसके बाद में हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। आप जितने भी आपके पास कंपटीशन के एग्जाम्स की जो भी बुक्स हैं उससे क्वेश्चन लगाइए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे, कोई गलती नहीं होगी। बाकी तो सेगमेंट ट्यूशन वाला हम लेके आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक तार की कंपनों की आवृत्ति न्यू, तार की लंबाई l, तनाव बल t पर प्रति एकांक लंबाई के दरम्यान m पे निर्भर कर रही है। तो सूत्र की स्थापना कर दी हमने। अब देखो ध्यान से रखना, एक तार में कंपनों की आवृत्ति न्यू है, वो किस पर निर्भर कर रही है, समानुपाती, क्योंकि समानुपाती नहीं, एक तो लंबाई पर निर्भर कर रही है ये लो, एक किस पे तनाव बल t पे निर्भर कर रही है, तनाव बल ले लो, और एक ये प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m पे निर्भर कर रही है, स्मॉल m ले लो। ठीक है, अब यहां से देखो स्मॉल m ले लिया, इसकी घात k मान लो, इसकी घात b और इसकी घात c। अब क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए आवर्ती का विमीय सूत्र क्या होता है, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, मतलब सेकंड इनवर्स 1/सेकंड, और सेकंड इनवर्स का क्या होता है t-1, तो इसका ले लेंगे t-1 समानुपाती। लंबाई का हो जाएगा l1 की घात k, और t है तनाव बल है, तो बल ये समय मत कर देना कि आवर्तकाल नहीं है, तनाव बल दे रखा है, तो बल का मतलब होता है m1 l1 t-, तो ये विमीय सूत्र ये b इनटू में। अब ये m है तो देखो क्या दे रखा है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो है लेकिन एकांक लंबाई का, तो m क्या दे रखा है हमें, कैपिटल M/L, मतलब 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान में किसका भाग लगेगा, लंबाई का। तो M/L मतलब kg, इसका तो हो जाएगा m1, और ये लंबाई है तो ऊपर जाके क्या बनेगा l-1, लंबाई होगी ना ऊपर जाके l-1, और इसकी घात कितनी है c, ये आ गया। अब वही काम करना, फटाफट निपटाओ इसको, देखो फटाफट निपटाते हैं। तो t की घात, इधर देखो t की घात कितनी बन गई, -1 समानुपाती m की घात कितनी है b, और उधर कितनी है c, b + c। l की घात a तो ये हो गई, प्लस में b ये हो गई, और माइनस में c हो गई। t की घात कितनी, इधर नहीं है, इधर -2b, और इसमें भी नहीं है, हो गए। अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो m तो इधर है नहीं, तो क्या मानेंगे, m की घात 0। अगर कोई संख्या यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं होती है तो उसकी घात 0 मानी जाती है हमेशा, इस तरीके से ऐसे लिख के आगे ये लिख देंगे ऐसा कैसे। अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखो ये 0 है तो किसके बराबर होगा, b + c। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, b का मान किसके बराबर होगा, -c के बराबर होगा। दूसरे में देखते हैं t वाले में, तो -1 किसके बराबर आ रहा है, -2b के। ये लो इससे एक कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। जब b की वैल्यू 1/2 आ रही है तो c की वैल्यू कितनी होगी, तो c की वैल्यू होगी -1/2। अब हमें a की निकालनी है, तो यहाँ पे देखो l की वैल्यू ये रही, तो इसमें डाल देते हैं। तो 0 बराबर a + b - c, ये कितने हैं, 1/2, और ये -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
तो ये बन के आएगा 0 बराबर a और इसकी घात कितनी हो जाएगी प्लस में आधा और प्लस में आधा 1, तो a बराबर आएगा -1। ये बन के आया a तो -1, b की वैल्यू कितनी है 1/2 और c की वैल्यू -1/2, वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो यहां से देखो क्या बन के आएगा t। यहां से ये आवर्ती जो बनेगी वो न्यू समानुपाती हटाएंगे, समानुपाती लगे रहेंगे, तो l की घात दे दो -1, तो l की घात तो आएगी -1, t की घात कितनी है b है ना, तो b का मान है 1/2 और c का घात, इसमें तीसरी कौन सी बची एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसकी घात है -1/2। इसको नीचे ले आते हैं, प्लस में 1/2 बन गया, तो न्यू समानुपाती 1/l, t की घात 1/2 बटे में m की घात 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, तो इसको हटा के ऐसे लिखते हैं न्यू समानुपाती 1/l अंडर रूट t अपॉन m, और समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा k अपॉन में l अंडर रूट t अपॉन m। ये आ रहा है। अब k की ये फॉर्मूला बन गया है, अब k की वैल्यू पता लग जाए हमें तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज लो k की वैल्यू कितनी है 1/2, k की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख दोगे तो न्यू बराबर कितना आएगा 1/12 1/12 अंडर रूट t अपॉन m। ये वाला फॉर्मूला देखो किसका है आवर्ती का। कहां पर किसी तने हुए तार में, तनी हुई तार में उत्पन्न कंपन उत्पन्न होते हैं, तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है अप्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है ना, और अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में तार में जो सोनोमीटर गिटार से जो कंपन उत्पन्न करते हैं वहां पे यही आवर्ती का फॉर्मूला आता है, वहां पे स्मॉल लाइन से लिखते हैं। जब हम तरंग वाले चैप्टर की बात करेंगे तो यही बता 1/2 अंडर रूट t अपॉन m। अंडर रूट t अपॉन m क्या होता है, ये अंडर रूट t अपॉन m होता है, वो होता है अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, ये ध्यान में रखना, और अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग क्या होता है e अपॉन रो, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक बटे में घनत्व का अंडर रूट, वो होता है अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग। दो वेग होते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहां से ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते थे, तो इस पे बात कर रहे थे कि ये तरंगों का वेग किस तरह से आया, तो यहाँ पे जो अंडर रूट t अपॉन m होता है ये होता है अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, और अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग कौन सा होगा, तरंगें दो प्रकार की होती है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग होता है अंडर रूट e अपॉन रो, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, ये ऊर्जा नहीं है, प्रत्यास्थता गुणांक बटे में घनत्व है, b भी लिख सकते हैं इसको कैपिटल B से, ये अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग है। अब यहाँ पे बात आती है जब तार में कंपन कराए जाते हैं, तो देखो तार में कंपन होगा तो यहाँ पे बंधी हुई डोरी होती है, यहाँ पे बंधी हुई डोरी होती है, ये तार है, इसमें कंपन होंगे तो इस तरीके से उत्पन्न होंगे ना, ऐसे यहाँ पे बनेगा नोड, यहाँ पे बनेगा नोड और ये एंटी नोड, तो दो नोड के बीच की दूरी कितनी होती है λ/2, और λ/2 वाला लंबाई वाला कौन सा ऑर्गन पाइप बनता है, खुला ऑर्गन पाइप। अगर आपको ध्यान में है तो जब खुला ऑर्गन पाइप होता है उस खुले ऑर्गन पाइप में किस तरह से बनते हैं नोड, पहले तो मतलब ये एंटी नोड बनता है और ये एंटी नोड, तो खुले ऑर्गन पाइप में इसकी लंबाई होती है λ/2, तो ये भी तो लंबाई λ/2 है, और खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न जो मूल आवर्ती होती है, पहली मूल आवर्ती n, उसका जो वेग होता है, मूल आवर्ती का मान होता है वो कितना होता है v अपॉन में 2l। खुले ऑर्गन पाइप में मूल आवर्ती का मान कितना आता है v अपॉन 2l, तो देखो 1/2l इंटू v। अब ये खुला ऑर्गन पाइप है, इसी की तरह ये तार स्ट्रिंग में जो भी तार खींचा रहेगा उसमें कंपन कराएंगे, तो कंपनों से ये बनेगा λ/2 और दो एंटी नोड λ/2, मतलब कौन सी, यही वाला सेम फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें भी आवर्ती क्या बनेगी v अपॉन में 2l। डिपेंड फर्क ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है तो यहाँ पे वेग लिखते हैं ये वाला रूट e अपॉन रो, लेकिन जबकि दो तार में उत्पन्न होती है वहां पर v की जगह इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/2l, और v की जगह इसका वेग अनुप्रस्थ तरंगों का वेग कितना है √3 अपॉन n। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वीमी विधि द्वारा फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में देखेंगे कि आज की क्लास में हमने फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया है। देखते रहिए, क्वेश्चन जो भी आपसे कोई भी क्वेश्चन हो लगाइए, नहीं आए कमेंट बॉक्स आपके पास खुला है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख डालिए, और कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन आते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके क्वेश्चन के साथ और आपका आंसर जरूर दूंगा। आप कमेंट में जरूर जुड़िए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, मतलब जितना भी हो सके सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।